हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और हम लोग ट्रांसपोर्ट का पहला लेक्चर देख चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर ख़त्म कर देंगे, प्लांट फिजियोलॉजी का। तो यहाँ पे एक और चीज़, एलटी का बैच जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा। एलटी का 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जिनको भी स्टार्ट करना है, क्लास करना है, वो जो है अपना एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, और जो हेल्पलाइन नंबर दिया रहेगा उस पर कॉल करिएगा, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। या फिर आप ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जो एलटी का बैच होगा उसको आप ज्वाइन करिएगा। फ़ीस कम कर दी गई है, 6000 फीस रखी गई है। उसमें आपके रिवीजन क्लासेस भी रहेंगे। रिवीजन मतलब जितने भी चैप्टर कराए जाएंगे, फिर लास्ट में उसके क्वेश्चन पेपर वगैरह भी कराए जाएंगे और नोट्स के पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस पैकेज में आपको बहुत सारी चीज़ जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी। तो चलिए हम लोग अभी जो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग देखते हैं ट्रांसपीरेशन, क्योंकि इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव, पैसिव, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, डीपीडी, ठीक है, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द ट्रांसपीरेशन। तो देखिए, ट्रांसपीरेशन जिसको आप वाष्पोत्सर्जन कहते हैं हिंदी में, उसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देखिए, जब वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का जो लॉस होता है उसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिफ्यूज़न। जैसे आप सपोज करो, डिफ्यूज़न का मतलब ये हुआ, डिफ्यूज़न हम पढ़ा चुके हैं। देखो जैसे ये पत्तियां हैं, पत्तियों में वाटर ज़्यादा है, ठीक है ना, वाटर ज़्यादा है, और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर कम है इसके कंपैरिजन में, तो ज़्यादा से कम की तरह ये मूव कर जाएगा। तो लॉस ऑफ वाटर किसके फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। और यहाँ पे ढेर सारे एपरेटस होते हैं। ट्रांसपीरेशन के ढेर सारे टाइप हैं। एक तो मेनली ये स्टोमेटा की हेल्प से होता है, लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं, अभी हम स्टोमेटा के बारे में आपको बताएंगे। तो ये मेनली स्टोमेटा की हेल्प से होता है, लेकिन ट्रांसपीरेशन और भी चीज़ों से हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने टाइप लिखा हुआ है, टाइप में सबसे पहला क्या है दैट इज द स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा की हेल्प से होता है उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 80% होता है। फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, कुछ वाटर लॉस क्यूटिकल से भी हो जाता है। क्यूटिकल आपको पता है जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के बाहर कुछ ऐसे एक वैक्सी लेयर पाया जाता है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल से भी कुछ वाटर लॉस हो जाता है, उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास होता है। और कुछ जो ट्रांसपीरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है वो भी केवल डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं भाई, डाइकॉट में, क्योंकि लेंटिसेल्स, ये ट्रांसपीरेशन लेंटिसेल से होता है। लेंटिसेल जानते हैं, स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं बार्क में और स्टेम में। डाइकॉट में याद रखना, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन केवल डाइकॉट में होता है, ये बहुत माइन्यूट होता है, 0.1%। और लेंटिसेल्स का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज, इसका मेन काम है गैसियस एक्सचेंज। इसके अलावा यहाँ से वाटर लॉस भी हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। अच्छा, लेंटिसेल्स मोनोकॉट में क्यों नहीं होता, याद रखना, मोनोकॉट में नहीं होता और लीफ में भी लेंटिसेल नहीं पाया जाता, क्योंकि लेंटिसेल का फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तभी लेंटिसेल का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ तो मोनोकॉट में और लीफ में नहीं होता, इसलिए लेंटिसेल केवल डाइकॉट में पाए जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना। अब चलिए देखिए, हम लोग स्टोमेटल एपरेटस को देख लेते हैं। स्टोमेटल एपरेटस क्या क्या है। मैं बार बार कहती हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका ये मैंने इसलिए अपनाया है कि मैं क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं जीआईसी का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर कर सकूँ, इसलिए मैं जो है पहले नोट बनाती हूँ, उसके बाद आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे मैं रीड कराती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, स्टोमेटा क्या है भाई। देखिए, स्टोमेटल एपरेटस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है गॉर्ड सेल, दूसरा होता है स्टोमेटल पोर, और तीसरा होता है सहायक कोशिका या सब्सिडियरी सेल।
जो गार्ड सेल होते हैं, देखिए मैं अभी इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी। जो गार्ड सेल होता है, ठीक है, वो इस तरीके का, एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पे जो देखिए एक स्टोमेटल पोर है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ये एक स्टोमेटल पोर है, इसके चारों तरफ जो, इसके दोनों तरफ ऐसे गार्ड सेल होता है और इसको घेरी हुई कुछ सब्सिडियरी सेल होती है, ठीक है। तो जो गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल है, ये इपीडर्मल सेल के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। अंतर बस ये है कि ये जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल वो ग्रीन होता है। कैसा है? ग्रीन एपिडर्मल सेल। ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्ड सेल के अंदर के क्लोरोप्लास्ट को जी जैंथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी जैंथिन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सिडियरी सेल क्या है? सब्सिडियरी सेल गार्ड सेल को ऐसे घेरे हुए होती है और इसमें जो है ना, सब्सिडियरी सेल जो होती है नॉन ग्रीन होती हैं, नॉन ग्रीन एपिडर्मल सेल, नॉन ग्रीन एपिडर्मल सेल, ठीक है। अब देखिए जो गार्ड सेल के जो शेप साइज हैं वो अलग हो सकते हैं। गार्ड सेल बीन शेप का हो सकता है या किडनी शेप का। डाइकॉट में गार्ड सेल किडनी शेप का होता है और मोनोकॉट या ग्रासेस में ये डम्बल शेप या बारबेल शेप का होता है। डम्बल शेप या बारबेल शेप का होता है मोनोकॉट यानी ग्रासेस में। इतनी बात आपको याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और चीज याद रखना, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का ये वाला जो वॉल है बहुत थिक होता है। जो पोर की तरफ जो वॉल होता है वो थिक होता है और ये वाला जो वॉल है वो थिन होता है। जो सब्सिडियरी सेल की तरफ जो वॉल होता है वो थिन होता है। जो पोर की तरफ जो वॉल होता है वो कैसा होता है? थिक होता है। ये याद रखना है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सिस्टम थोड़ा सा जो है फिर से हैंग कर गया। इसमें क्या प्रॉब्लम हो जा रही है मुझे खुद नहीं पता है, तो इसको मैं सही करवा दूंगी। वेट अ मिनट। तो याद रखना, जो गार्ड सेल है वो ग्रीन एपिडर्मल सेल है। ग्रीन का मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गार्ड सेल का शेप याद रखना, डाइकॉट में जो इसका शेप होता है वो होता है आपका बीन शेप या किडनी शेप, और मोनोकॉट में जो इसका शेप होता है वो होता है डम्बल शेप। कैसा होता है? डम्बल शेप होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ तक इसका शेप हमने आपको बता दिया है कि इसका शेप कैसा होता है। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट स्टोमेटा के बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये चीज इतना याद होना चाहिए। एक साइंटिस्ट थे सैलिसबरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ। सैलिसबरी, देखिए ध्यान से देखिए, सैलिसबरी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टोमेटल इंडेक्स दिया था। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दी हूँ क्योंकि कभी आपको पूछ दिया व्हाट इज द स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स का मतलब स्टोमेटा का इंडेक्स निकाला जाता है अगर हमें जो है, देखिए इसका फार्मूला है S/E+S × 100। S/E+S × 100 का मतलब ये है S इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया एंड E इज द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया। कह रहे हैं साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर हमें पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पता चल जाए और उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा पता चल जाए तो हम उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला ये है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा फिर दो तरीके के होते हैं। देखिए मैं कई तरीके से स्टोमेटा को क्लासीफाई की हूँ। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है और मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा हाइपोस्टोमेटिक टाइप की होती है डाइकॉट लीफ, क्योंकि देखिए एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। याद रखना डाइकॉट लीफ में लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एबैक्सियल। और अपर एपिडर्मिस को एडैक्सियल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एडैक्सियल। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा जनरली लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, अपर सरफेस पे या तो बहुत कम होते हैं या नहीं होते, इसलिए डाइकॉट लीफ को हाइपोस्टोमेटिक टाइप लीफ कहते हैं। हाइपो का मतलब नीचे, ठीक है ना। मोनोकॉट में स्टोमेटा आइसोस्टोमेटिक टाइप की होती है मोनोकॉट लीफ, क्योंकि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे स्टोमेटा के नंबर जनरली सेम होते हैं, सेम, जितना यहाँ होता है उतना यहाँ होता है, इसीलिए मोनोकॉट लीफ को आइसोस्टोमेटिक टाइप कहते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं, क्योंकि दोनों लीफ पे स्टोमेटा के नंबर सेम होते हैं, आइसोबाइलेटरल। जबकि डाइकॉट लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्टोमेटा एक जगह ज़्यादा है, एक जगह कम होता है या नहीं होता है, इसलिए हम इसको डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। मोनोकॉट को क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां तक तो हमें पता चल गया। फिर देखिए स्टोमेटा फिर से दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो फोटो एक्टिव है, मतलब जो डे टाइम में खुलता है, डे टाइम में दिन के समय खुलता है, और एक होता है स्कोटो एक्टिव जो रात के समय खुलता है, नाइट के समय खुलता है, इसको स्कोटो एक्टिव कहते हैं। जैसे कैम प्लांट, कैम प्लांट जानते हैं आप लोगों ने, नाम सुना होगा, क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैम प्लांट जैसे जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं जनरली कैम प्लांट होते हैं। हम पढ़ाएंगे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है, इसमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं और ये कैम प्लांट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टोमेटा। टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लीफ। कई तरीके के स्टोमेटा, एप्पल मलबेरी टाइप, पोटैटो टाइप, ओट टाइप, वाटर लिली टाइप, पोटेमोजिटॉन टाइप। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं एप्पल एंड मलबेरी टाइप में क्या होता है, मोर स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा जनरली लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, जनरली लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस में, लाइक द डाइकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ इसका एग्जाम्पल हो गया। और एप्पल एंड मलबेरी टाइप कहते हैं, एप्पल और मलबेरी में इसी तरीके का स्टोमेटा पाया जाता है। पोटैटो टाइप में क्या होते हैं, याद रखना, पोटैटो में जनरली स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होते हैं देन लोअर। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, लोअर पे ही पाए जाते हैं, इसमें अपर पे ज़्यादा होते हैं। ओट टाइप में दोनों सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, जितना अपर एपिडर्मिस पे होता है उतना ही लोअर एपिडर्मिस पे भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ओट टाइप। वाटर लिली टाइप जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होते हैं, पानी में जो तैरने वाले जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें पाया जाता है, और ये जनरली अपर एपिडर्मिस पे पाया जाता है। किस पे? अपर एपिडर्मिस पे पाया जाता है, इतना याद रखना। और ऑल सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट जो डूबे हुए प्लांट होते हैं उसमें पोटेमोजिटॉन टाइप का, पोटेमोजिटॉन का मतलब होता है उसमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, या बहुत ही स्टोमेटा जो होते हैं रिड्यूस्ड होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं। स्टोमेटा कैसे होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं भैया, क्योंकि ये जो है पानी में डूबे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? पानी में सबमर्ज्ड होते हैं। तो इसको याद कैसे करते हैं, मैं ऐसे याद की थी जब हम लोग पढ़ाई करते थे। एप्पल मैं जनरली दिसंबर वगैरह में खाती हूँ, ठीक है, सुनिएगा मेरी कहानी सुनिएगा। एप्पल मैं जनरली दिसंबर में खाती हूँ, तो आप ऐसे सोचिए दिसंबर एकदम जो महीने का जो साल का एकदम लास्ट आता है, तो लास्ट मतलब एकदम लोअर, एकदम लोअर, तो यहाँ लोअर पे हमने कह दिया। ठीक है, एप्पल में जनरली दिसंबर में खाती हूँ। फिर जो है पोटैटो, आलू, आलू देखो आलू का सीजन ठंडी में होता है, जनवरी वगैरह में आलू सबसे ज़्यादा होता है, तो हमने ऐसे याद किया कि जनवरी जो सीज़न है या ईयर है उसका सबसे अपर मंथ है ना, तो अपर पे ज़्यादा खाती हूँ लेकिन लोअर में मैं कम खाती हूँ, ऐसे मैंने याद किया है। ओट जानते हो? ओट जैसे गेहूं, जौ, ये सब मैं महीने के मतलब मई जून जुलाई के आसपास खाती हूँ, मतलब एकदम बीच में, बीच का मतलब इधर भी। ठीक है, अब याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, मतलब दोनों पे सेम है, दोनों पे सेम है स्टोमेटा। ठीक, और फिर देखो वाटर लिली, भाई वाटर लिली आप ऐसे कह लोगे कि ये फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट में होता है, तो फ्री फ्लोटिंग जो तैर रहे हो तो उसमें अपर एपिडर्मिस पे ही पाया जाएगा। और ये जो पोटेमोजिटॉन है सबमर्ज्ड में होता है, मतलब ये डूबे हुए प्लांट में है, तो स्टोमेटा नॉन फंक्शनल होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ जो है ना वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ दे दी हूँ अभी तक का, केवल ट्रांसपोर्ट का पीडीएफ मैंने नहीं डाला है। तो ये नोट मेरा जो है ना इतना मैं बता नहीं सकती कि ये नोट कितना बेनिफिशियल है, आपको ये हमेशा काम देगा। तो ये पीडीएफ भी जो है मैं वहाँ पे डाल दूंगी, ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है यार, ये क्या हो जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। सॉरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में खुद ही नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे। तो मैं सिस्टम रीचेक करवाऊँगी, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए 1 मिनट।
बस। तो इस तरीके से स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कहाँ कितना स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में कैसा है, मोनोकॉट में कैसा है, स्टोमेटल एपरेटस क्या क्या होते हैं, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, ठीक है ना, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, उसके बाद स्टोमेटल पोर, ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, स्टोमेटल एपरेटस कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना। गार्ड सेल का जो शेप साइज है वो भी आपको याद रखना है, गार्ड सेल कहाँ कैसा पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो चलिए ये हमारा हो गया नेक्स्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टोमेटा के बाद पढ़ते हैं दैट इज द थियरी ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखिए बहुत सारी थियरी दी गई है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। रंध्र कहते हैं ना, स्टोमेटा को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग की बहुत सारी थियरी दी गई हैं, उसमें से दो थियरी मैं आपको बताऊंगी। दो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस और दूसरा हो पोटेशियम मैलेट थियरी। गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस और पोटेशियम मैलेट थियरी, इसको जरा समझते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि जो गार्ड सेल होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टोमेटा खुलते हैं। तो जैसे अभी आप समझना जरा, यहाँ पे मान लीजिए ये गार्ड सेल है, ठीक है ना, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने बताया था, जी जैंथिन होता है। ध्यान से समझना इस चीज को। जब इस क्लोरोप्लास्ट पे लाइट पड़ती है, ब्लू लाइट, सपोज करना ये ब्लू लाइट, तो यहाँ पे क्या बनता है भाई, फोटोसिंथेसिस होने लगता है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे फूड बनेगा। जब फूड बनेगा तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा गार्ड सेल का। जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। जब वाटर यहाँ पे कम हुआ तो वाटर, देखा हमने अभी आपको बताया था कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो। तो इसके बगल में जो सब्सिडियरी सेल हैं वहां से वाटर जो है यहाँ पे मूव करने लग जाएगा। जब वाटर यहाँ मूव करेगा तो एंडोस्मोसिस होने लग जाएगा, एंडोस्मोसिस, और ये गार्ड सेल फूल जाएगा, टर्जिट हो जाएगा। तो दोनों तरफ का गार्ड सेल अगर फूल जाएगा तो ये जो स्टोमेटा के पोर हैं वो खुल जाएंगे। स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर ये ड्यूरिंग डे टाइम हो रहा है, ये है गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस देख लीजिए। नाइट के टाइम क्या होगा भाई, फूड धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगा, फिर वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो वाटर वहां से चला जाएगा। एक्जोस्मोसिस होगा नाइट के टाइम, और फिर स्टोमेटा के पोर जो है वो बंद हो जाएंगे नाइट के टाइम। तो ये पूरा का पूरा मैंने लिखा है, पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम जी जैंथिन फोटोसिंथेसिस, फूड इन गार्ड सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एंडोस्मोसिस होगा, गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगी और स्टोमेटा के पोर जो है वो ओपन हो जाएंगे। चलिए दूसरी थियरी जो है वो हम पढ़ते हैं पोटेशियम मैलेट थियरी, ठीक है ना। पोटेशियम मैलेट थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी क्वेश्चन क्या होता है, कैसे बनता है। इसको दिया था लेविट ने। किसने दिया था, लेविट ने दिया था। इन्होंने ये बताया, जरा ध्यान से इस थ्योरी को देखना। पोटेशियम मैलेट थ्योरी का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम के दिन के दौरान क्या होता है। देखिए ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और डे टाइम के दौरान स्टोमेटा खुले होते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से रिएक्शन करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है 4 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। और ये 4 कार्बन का कंपाउंड ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो मैलिक एसिड जो है ना वो टूट जाता है मैलेट आयन और H+ में। किसमें, मैलेट आयन और H+ में टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन पोटेशियम एंटीपोर्ट लगा होता है। हम एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट पढ़ा चुके हैं भाई। देखिए हाइड्रोजन पोटेशियम एंटीपोर्ट लगा होता है। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और पोटेशियम अंदर आ जाता है। उसके बदले पोटेशियम यहाँ पे अंदर आ जाता है और पोटेशियम मैलेट आयन से रिएक्ट करके पोटेशियम मैलेट आयन बनाता है, ठीक है ना। पोटेशियम मैलेट बनाता है, और जब पोटेशियम मैलेट बनता है तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर पोटेंशियल घट जाता है। जब वाटर घट जाता है तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस होने लग जाता है। क्या हो जाता है, वाटर बाहर से अंदर आने लगता है, गार्ड सेल टर्जिट हो जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इतनी बड़ी थ्योरी है, लेकिन आपको यहाँ पे याद यह रखना है
कि मैलिक, यहाँ पे मैलिक एसिड का रोल है, पोटेशियम आयन का रोल है। पोटेशियम आयन अंदर जाता है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, पोटेशियम आयन बाहर जाता है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम आयन का रोल है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। पोटेशियम आयन इन, स्टोमेटा ओपन, पोटेशियम आयन आउट, स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है ऐसे कौन से प्लांट हार्मोन हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रमोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोकाइनिन स्टोमेटा की ओपनिंग क्रिएट करता है, कॉज करता है, और एब्सिसिक एसिड जिसको आप स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट है। एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि ये स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है। तो आप याद रखना, साइटोकाइनिन हार्मोन स्टोमेटा की ओपनिंग को और एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है। हो गया ये पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी। और रात के टाइम फिर इसका उल्टा हो जाएगा तो स्टोमेटा के पोर जो हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, पीडीएफ में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये है, एक होता है टर्म पोरोमीटर। पोरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्टोमेटल पोर को मेजर करता है। ठीक है, स्टोमेटल पोर, पोर से पोरोमीटर याद रख लेना। ठीक, पोटोमीटर अगर दे दे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को पोटोमीटर कहते हैं। देख, रेट, रेट में टी आ जा रहा है, पोटो में टी आ रहा है, टी फॉर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की रेट को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो पोटोमीटर होता है। इसको गैनॉन्स पोटोमीटर या डार्विन्स पोटोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है कि अगर हमें दो लीफ सरफेस पे ट्रांसपिरेशन की रेट को मेजर करना हो कि किस पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, किस में ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, तो वहाँ पे हम एक मेथड अपनाते हैं। उस मेथड का नाम है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड, ये भी याद रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज टू कंपेयर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑन टू लीफ सरफेस। दो पत्तियाँ ले लो और पता करना है कि किस में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, किस में ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है। तो आप एक मेथड जो होता है वो क्या होता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड। ओके, एक साइंटिस्ट थे कर्टिस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। कर्टिस ने क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। ट्रांसपिरेशन की मतलब जरूरी भी है, और ट्रांसपिरेशन के बहुत सारे जो है ना हार्मफुल एस्पेक्ट भी हैं। तो उन्होंने एक सेंटेंस, यही सेंटेंस आपसे पूछा जाता है, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। किसने दिया था? कर्टिस ने दिया था। ठीक है, अब अगर ट्रांसपिरेशन की यूज क्या क्या है, तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तभी एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है वाटर मिनरल का, क्योंकि ऊपर से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तभी नीचे से खींचेगा ना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का। लीफ की जो पत्तियों के जो सरफेस हैं वो कूल हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ड्राई नहीं होने पाते। तो ट्रांसपिरेशन के बहुत सारे जो है यूज़ हैं, जो यूज़फुल एस्पेक्ट हैं, वो इतना आप तो अपने से भी कंक्लूड कर सकते हो, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब एक टर्म कभी कभी पूछा जाता है, ट्रांसपिरेशन रेशियो। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपिरेशन रेशियो से ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बताओ भाई, जब C3 प्लांट था ही, पहले C3 प्लांट बना था ना, C3 प्लांट, तो C4 प्लांट की जरूरत क्यों पड़ी, C4 प्लांट क्यों आया। ठीक है, C4 प्लांट का इवोल्यूशन क्यों हुआ, तो यहां से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि C4 प्लांट का इवोल्यूशन क्यों हुआ। भाई देखिए, ध्यान से सुनना। ट्रांसपिरेशन रेशियो का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अपॉन 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करने के लिए, ठीक है, जितना वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के दौरान, उसी को हम ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं। और ये रेशियो कितना होता है, जरा ध्यान सुनना। C3 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, जबकि C4 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 250 वाटर लॉस होता है, और कैम प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 50 वाटर ही लॉस होता है। तो आप कहोगे ट्रांसपिरेशन रेशियो C3 का ज्यादा है, C4 का उससे कम है, फिर कैम प्लांट का सबसे कम है। तो बताओ C4 प्लांट की जरूरत इसीलिए हुई क्योंकि C4 प्लांट is twice efficient than the C3 plant in term of fixation of carbon dioxide। क्योंकि C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट है, दोगुना एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये 500 वाटर मॉलिक्यूल यूज करके केवल एक ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है। अगर ये 500 वाटर मॉलिक्यूल यूज कर दे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने लग जाएगा। तो ये दोगुना एफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है? दोगुना एफिशिएंट है
इसीलिए। और आपको पता है कैम प्लांट तो जीरोफाइट होते हैं, जहाँ पे वाटर तो ऑलरेडी जो है उसकी स्कैरसिटी है, तो वहाँ पे केवल 50 ही वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। इसीलिए जीरोफाइट प्लांट में जो है ना वो केवल जो है क्या कहते हैं स्टोमेटा दिन में नहीं रात में खुलते हैं, ताकि कम से कम वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो सके। तो यही है ट्रांसपिरेशन रेशियो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी साल पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंटी ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसपिरेशन को रोकने वाले फैक्टर है वो कौन कौन है? एक तो एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये स्टोमेटा बंद करवा देता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग करवा देता है। ठीक है, जब ये स्टोमेटा की क्लोजिंग करवा देता है तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ये एंटी ट्रांसपेरेंट हो गया। पीएम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पीएम में याद रखना फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड, ये सब क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट है। ये सब क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट है, ये याद रखना है। चलिए ट्रांसपिरेशन की कहानी खत्म हुई। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर? हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर? प्लांट मिनरल और वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट मिनरल और वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो हमें पता है कि रूट हेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ये तो हमने पहले ही बता दिया था। और इम्बिबिशन भी हमने पहले पढ़ा दिया है कि एब्जॉर्प्शन, प्राइमरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसकी हेल्प से होता है? इम्बिबिशन। और इम्बिबिशन क्या है मैंने आपको बताया है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ही है एक तरीके का, इम्बिबिशन एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, जहां पे वाटर किसी सॉलिड कोलाइड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, एडजॉर्ब होता है, नॉट एब्जॉर्ब, क्योंकि सॉलिड वाटर एडजॉर्ब करता है ना कि एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखिए बस इतनी चीज याद रखना आप कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड आयन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है और पैसिव। मेजरली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, मतलब लो टू हाई, ठीक है, और पैसिव हाई कंसंट्रेशन टू लो। लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है। और किस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है? केवल और केवल कैपिलरी वाटर। जो प्लांट यूज करते हैं जो वाटर, वो केवल कैपिलरी वाटर होता है। ये हम इकोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे। कैपिलरी वाटर का मतलब ये होता है, देखिए वाटर कई टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉइल वाटर की अगर हम बात करें तो टोटल सॉइल वाटर को हम लोग होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड का मतलब कंप्लीट वाटर। इसमें दो तरीके के वाटर होते हैं। एक जो होता है नॉन अवेलेबल वाटर, नॉन अवेलेबल जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, और एक होता है अवेलेबल वाटर जो प्लांट को अवेलेबल होता है। अवेलेबल वाटर में केवल कैपिलरी वाटर आता है, ध्यान रखना, कैपिलरी वाटर। नॉन अवेलेबल वाटर में बहुत सारे वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक। इसके अलावा और क्या आता है? ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर। फिर इसके बाद और क्या आता है? केमिकली बाउंड वाटर, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो नॉन अवेलेबल में ये कई सारे हैं, अवेलेबल में केवल कैपिलरी है, और जो अवेलेबल होता है, जो अवेलेबल वाटर है उसको हम लोग कहते हैं क्रिसार्ड। ये क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है, क्रिसार्ड, ठीक है, अवेलेबल वाटर को क्रिसार्ड कहते हैं। जो नॉन अवेलेबल वाटर है उसको हम कहते हैं ई कार्ड। क्या नाम देते हैं? ई कार्ड। तो होलार्ड दो तरीके का हो गया, क्रिसार्ड और ई कार्ड। क्रिसार्ड का मतलब अवेलेबल वाटर मतलब कैपिलरी वाटर। ई कार्ड का मतलब नॉन अवेलेबल वाटर का मतलब हाइग्रोस्कोपिक, ग्रेविटेशनल और केमिकली बाउंड वाटर। इज इट क्लियर? ठीक है। आगे हम जब ये इवोल्यूशन पढ़ाएंगे ना, तो इकोलॉजी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे इसको डिटेल में बताएंगे, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, वाटर, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमने कहा कि मान लीजिए प्लांट रूट हेयर के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर चुका है, रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब उस वाटर और मिनरल का आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ठीक है, एक कहानी, मैंने कहा ना कि ये सब चैप्टर एकदम कहानी है। आप देखो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, सब मैं फ्लो चार्ट से बता रही हूँ। कोई दिक्कत आई अभी तक? शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आगे भी यही फ्लो चार्ट ही चलता रहेगा। बस कैसे एक सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, आगे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं कि प्लांट ने वाटर मिनरल तो एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, रूट से। अब उसका आगे मूवमेंट कैसे होगा, तो जरा ध्यान से हम देखते हैं। देखिए, अगर मैं एक रूट का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, है ना। तो मान लीजिए मैंने एपिडर्मिस, फिर होता है आपका जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है,
फिर होता है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस के अंदर हमने कहा था इनर टू एंडोडर्मिस एवरीथिंग इज द पेरीसाइकिल, अरे सॉरी एवरीथिंग इज द स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है उसी को हम लोग स्टील कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो देखो ये क्या है, एपिडर्मिस, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये है जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, ये है एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस, और ये है स्टील। स्टील में, स्टील की सबसे पहली लेयर क्या है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल इज द फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है ना। जितना चीज़ें मैंने आपको बता दिया है उससे नहीं सारी चीज़ें गड़बड़ होनी चाहिए। अब देखिए एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन रूट हेयर होता है। क्या होता है, रूट हेयर। रूट हेयर एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है। जस्ट सपोज करिए कि ये रूट हेयर ने, आप ऐसे ऐसे बना दीजिए, ये रूट हेयर ने वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब किया। मिनरल का एब्जॉर्प्शन मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका रीजन मैं बता दूं, मिनरल क्यों एक्टिवली जाता है, भाई मिनरल चार्ज पार्टिकल है इसलिए वो एक्टिवली जाता है। जब मिनरल चला जाता है अंदर एक्टिवली, ठीक है ना, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। भाई मिनरल अंदर गया तो अंदर का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे सोल्यूट ऐड हो रहा है ना। तो वाटर बाहर से अंदर जाता है क्योंकि बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर कम है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट पैसिव से हो गया, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब इसके दो पाथवे हैं। दो पाथवे ए ये हैं कि आगे इसका ट्रांसपोर्ट, मतलब जाइलम फ्लोएम तक इसका ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होगा। एक तो ये बीच के स्पेस से होके जाए, ठीक है। दो सेल के बीच के स्पेस को मैंने बताया है इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। एक तो ये स्पेस से होके जाए, दूसरा ये सेल टू सेल होके जाए, ठीक है, सेल टू सेल होके जाए। तो दो रास्ते हैं, एक स्पेस से होके जाए, एक सेल टू सेल होके जाए। तो देखिए स्पेस वाला जो जाएगा उसको हम कहेंगे एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट, या तो एक और रास्ता है ये सेल वॉल से होता हुआ जाए, ठीक है, किससे, सेल वॉल से होता हुआ जाए। तो याद रखना जो स्पेस से होके जाएगा या सेल वॉल से होके जाएगा उसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट। और जो सेल टू सेल जाएगा, सेल टू सेल आपको पता है दो प्लांट सेल के बीच जो ये कनेक्शन है उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। जब मैं सेल वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था। तो इसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रही हूँ, एकदम अच्छे से समझना मैं क्या कहने जा रही हूँ। ये जो एंडोडर्मिस होती है ना, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जो सेल्स होती हैं वो एक स्ट्रिप यहां लगा रहता है और इस स्ट्रिप को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। शायद विजिबिलिटी कम होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड। आप इसको ध्यान से पहले देखिए, मैं कौन सा कलर यूज करूं, चलिए ठीक है, ये है कैस्पेरियन बैंड, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप या बैंड। कैस्पेरी करके एक साइंटिस्ट थे, कैस्पेरी, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये कैस्पेरियन बैंड जो होता है ना, वाटर इम्परवियस होता है। वाटर इम्परवियस मतलब यहाँ से वाटर वगैरह नहीं जा सकता क्योंकि ये वैक्सेस और सुबेरिन का बना होता है, वैक्सेस और सुबेरिन का बना होता है। तो एंडोडर्मिस पे एक आ गया आपका ये। तो यहाँ तक अब आप ये सपोज करिए, ये चीज़ आप इमेजिन करिए कि सिम्प्लास्ट जो है वो तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एपोप्लास्ट एक टाइम के बाद ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इसको जाने नहीं देगा। तो एपोप्लास्ट एक डिसकंटिन्यूअस पाथवे हो गया, सिम्प्लास्ट एक कंटिन्यूअस पाथवे हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी? तो एपोप्लास्ट जो है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। तो याद रखना, ठीक है, याद रखना। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसको जरा ध्यान से देखना। अगर मैं एपोप्लास्ट की बात करूं तो एपोप्लास्ट किससे जाता है, वाया फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस या फिर वॉल से, सेल वॉल से, ठीक है। इसीलिए एपोप्लास्ट को ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। और जो सिम्प्लास्ट है वो सेल टू सेल होगा, सेल टू सेल होगा। सेल टू सेल होगा मतलब क्या है, सेल टू सेल का मतलब क्या है, वाया प्लाज्मोडेस्मेटा। किससे, वाया प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन स्लो होगा, कौन फास्ट होगा। भाई देखो ये एपोप्लास्ट वाला फास्ट होगा क्योंकि ये फ्री स्पेस से होके जा रहा है, तो एपोप्लास्ट फास्ट है, ठीक है ना, फास्ट है। और ये स्लो होगा, सेल टू सेल से जाएगा, सेल टू सेल जा रहा है तो ये स्लो होगा। एक और चीज़ याद रखना,
ये फास्ट होगा लेकिन डिसकंटिन्यूअस है भाई। खरगोश, चूहे और कछुए और खरगोश की कहानी सुने हो बचपन में? खरगोश तेज भागता है लेकिन रुक जाता है, हार जाता है। तो एपोप्लास्ट खरगोश है, ये तेज तो जा रहा है लेकिन यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। सिम्प्लास्ट बेचारा स्लोली 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 सेल टू सेल जा रहा है लेकिन ये कंटिन्यूअस है। तो आपसे पूछा जाता है कि बिफोर एंडोडर्मिस दोनों पाथवे हैं। कौन? सिम्प्लास्ट भी है, एपोप्लास्ट भी है। एंडोडर्मिस के पहले सिम्प्लास्ट भी है, एपोप्लास्ट भी है। एंडोडर्मिस के बाद केवल सिम्प्लास्ट है, केवल सिम्प्लास्ट है। एंडोडर्मिस के बाद ओनली सिम्प्लास्ट है। ये सब बातें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर पूछता है कि सिम्प्लास्ट जो है ना, वो सिम्प्लास्ट क्योंकि सेल टू सेल जा रहा है तो ये लिविंग होता है, ये लिविंग होता है सिम्प्लास्ट। लेकिन एपोप्लास्ट नॉन लिविंग होता है, एपोप्लास्ट नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और सिम्प्लास्ट जनरली साइक्लोसिस से हो रहा है क्योंकि सेल के अंदर होने वाला मूवमेंट साइक्लोसिस कहलाता है। तो सिम्प्लास्ट को कौन फेवर करता है भाई? साइक्लोसिस। मैंने बताया है साइक्लोसिस क्या होता है, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन मेजर है, कौन माइनर है। मेजर तो एपोप्लास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कौन क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है, कौन कंटिन्यूअस है, कौन कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ याद रखना। और सिम्प्लास्ट को कौन फेवर करता है? साइक्लोसिस, क्योंकि सेल के अंदर से होके जा रहा है ना, तो सेल के अंदर मूवमेंट जो होगा उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, याद रखना, ओके। तो बिफोर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के पहले दोनों पाथवे होते हैं। एंडोडर्मिस के बाद केवल सिम्प्लास्ट हो गया। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे किसको कहेंगे? एपोप्लास्ट को ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे कहेंगे। ये भी हो गया। तो हमें पता चल चुका है कि प्लांट कैसे वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है भाई। ये करता है, वाटर मिनरल रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके दो पाथवे हैं। जाइलम तक वो कैसे पहुंचा? हमने बताया वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन जाइलम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम तक कैसे पहुंचा? ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, जिसमें कंटिन्यूअस कौन है? सिम्प्लास्ट कंटिन्यूअस है। कौन ब्लॉक हो गया? एपोप्लास्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। अब चलिए देखिए, एक टर्म है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है भाई? इसको मीजर करते हैं मैनोमीटर से। किसे? मैनोमीटर। ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर। और दोनों की डिस्कवरी की थी स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को कहते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, याद रखना, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? स्टीफन हेल्स हैं। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बोस हैं, ठीक है ना, जेसी बोस, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखिए रूट प्रेशर क्या है? प्रेशर इनसाइड द रूट ड्यू टू वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये क्या है? एक पुशिंग फोर्स है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये रूट में वाटर मिनरल आ गया, वाटर और मिनरल आ गया ना, तो यहाँ पे इसका वाटर प्लस मिनरल कहाँ पे आ जाएगा? जाइलम के अंदर। तो यहाँ प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना भाई, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा, इसी प्रेशर को क्या कहते हैं? रूट प्रेशर। आगे मैं रूट प्रेशर का रिजल्ट बताऊंगी, इसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। एक टर्म है गट्टेशन, इसको भी मैं आगे कंपेयर करूंगी ट्रांसपिरेशन से, बस यहां देख लीजिए गट्टेशन क्या है। लॉस ऑफ वाटर इन हर्बेसियस प्लांट इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। देखिए हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़े थे, वाटर का लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो ट्रांसपिरेशन था। लेकिन वाटर का लॉस अगर वाटर ड्रॉप के फॉर्म में हो, ड्रॉप पानी की बूंदे, जैसे ओस क्या है? गट्टेशन। ओस पढ़ना गट्टेशन है। क्या ओस पौधों, बड़े बड़े ट्री में होता है? नहीं, छोटे छोटे पौधों में, हर्बेसियस प्लांट में होता है, वही गट्टेशन है। तो लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप इज गट्टेशन। और ये किसकी हेल्प से होता है? वाया हाइडेथोर्स। पत्तियों की वेन्स जो होती है ना, वहां पे एक पोर होता है, उसको हम हाइडेथोर्स कहते हैं या वाटर स्टोमेटा कहते हैं। ये रूट प्रेशर की हेल्प से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गट्टेशन किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मतलब देखो, रूट में जब प्रेशर बढ़ा तो हमने कहा था प्रेशर फ्लो, स्टार्टिंग में याद करिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमने कहा था प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। जब वहां पे प्रेशर बढ़ेगा तो वो अपने जो वाटर मिनरल है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जब ऊपर जाएगा रूट प्रेशर की वजह से, ठीक है, पत्तियों से पानी का ड्रॉप निकलने लग जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गट्टेशन। तो गट्टेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रूट प्रेशर। आगे मैं इसको और अच्छे से कंपेयर करूंगी, इसको याद रख लीजिएगा।
अब देखिए एक अगली चीज़ है एसेंट ऑफ सैप। अभी तक तो हमें पता चल चुका है, देखिए कहानी एकदम दिमाग में क्रिएट करिए। हमने कहा कि जो पानी है उसको कैसे एब्जॉर्ब किया। अब एब्जॉर्प्शन के दो पाथवे, एब्जॉर्प्शन के बाद एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट था, उसके बाद ये आगे तक कैसे जा, अब ये रूट के अंदर आ चुका है, रूट से फिर ऊपर तक कैसे जाएगा। ये भाई बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, तो बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब होता है, सैप का मतलब क्या है, जाइलम, इनसाइड जाइलम के अंदर वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल को मिला के हम जाइलम सैप या सैप कहते हैं, ठीक है, वाटर सैप। अब ये देखो वाटर और मिनरल जाइलम के अंदर आ गया, अब ये ऊपर तक कैसे जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, एसेंट ऑफ सैप। ये अब इसके लिए ना बहुत सारे लोग बकवास बातें कर रहे थे, बहुत सारे लोग अपना थ्योरी दिए थे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं लिखी हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, और फिर मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी थी वो भी मैं बताऊंगी। जैसे आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हो, ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी बकवास बातें की गई थी। कुछ लोगों ने कहा भाई लाइफ की ओरिजिन नॉन लिविंग से होती है, चूहे पैदा होते हैं, पसीने की भीगी कमीज को गेहूं के साथ रख दो। कुछ लोगों ने और भी बकवास बात की थी, ब्रह्मा के बाल से बकरी, भेड़, गाय ये सब पैदा होते हैं, है ना। इसी तरीके से बहुत लोगों ने अपना जो है ना बकवास बातें की थी। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ओरिजिन ऑफ थियरी का क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ का मोस्ट एक्सेप्टेड था केमिकल इवोल्यूशन, जिसको ओपेरिन एंड हेल्डेन ने दिया था। भाई देखो ऐसा है कि जो केमिकल होते हैं, पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, आरएनए प्रोटीन बनता है, फिर कोई सर्वेट्स बनते हैं, फिर उसी से जो है ना फर्स्ट लाइफ या नॉन सेलुलर लाइफ बनती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत लोगों ने अपना अलग अलग थियरी दिया था, ठीक है। पहली थ्योरी है रिले फोर्स थ्योरी, या फिर इसको क्लैम्बरिंग फोर्स थ्योरी कहते हैं। ये गोल्डलेस्की ने दिया था। किसने दिया था? गॉडलेस्की ने दिया था। इन्होंने कहा भाई देखो ट्रांसपेरेंस एसेंट ऑफ सैप जाइलम पैरेन्काइमा और मेड्यूलरी रे की हेल्प से होता है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा और मेड्यूलरी रे की हेल्प से। कभी कभी नाम पूछ देता है कि ये थ्योरी किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए, या ऐसे दे देगा रिले फोर्स थ्योरी किससे रिलेटेड है भैया, तो आप कहोगे एसेंट ऑफ सैप से रिलेटेड है, ठीक है। पल्सेटरी फोर्स थियरी जेसी बोस ने दिया था। जेसी बोस ने पल्सेटरी फोर्स थियरी दिया था। इन्होंने कहा था, देखो भाई इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो एंडोडर्मिस के अंदर की जो कॉर्टेक्स वाली सेल है, ठीक है, एंडोडर्मिस के जस्ट ऊपर वाली, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जस्ट आउटसाइड द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के ऊपर वाली जो कॉर्टेक्स की लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए। एक कैपिलरी फोर्स थ्योरी दिया था बोहम ने। कुछ हद तक इन्होंने सही बात की थी। बोहम ने कहा कि भैया देखो कैपिलरी एक्शन से होता है एसेंट ऑफ सैप। ये सही भी है। सही इसलिए है कि आप इमेजिन करो कि आपने जब आप कहीं जाते हो, मैकडी वगैरह में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, उसमें स्ट्रॉ डालते हो। स्ट्रॉ क्या है? एक पतली ट्यूब है, और उस पतली ट्यूब में पानी चढ़ता जाता है ना। कोल्ड ड्रिंक मतलब आपका जो लिक्विड होता है वो चढ़ता जाता है, तो उसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो इन्होंने कहा कैपिलरी फोर्स मतलब जो जाइलम है, जाइलम के जो ट्रांसपोर्टिंग पार्ट होता है वेजल और ट्रैकिड होता है, वेजल और ट्रैकिड होता है, तो वो पतली ट्यूब बनाती है, और उसी ट्यूब की हेल्प से पानी जो है ना, कैपिलरी एक्शन की हेल्प से पानी ऊपर चढ़ता है। तो ये अच्छी बात किए थे, इनकी बात हमें कुछ समझ में आती है। और जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था वो था, ये देखिए, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या फिर कोहेशन टेंशन थ्योरी। बहुत एक्सेप्टेड मॉडल है कि कैसे पानी ऊपर चढ़ता है भाई। इसको दिया था डिक्सन एंड जॉली ने, और फिर बाद में जेसी बोस, कर्टिस वगैरह ने इसके जो है सपोर्ट किया था। कर्टिस इसके सपोर्टर थे, ठीक है। डिक्सन एंड जॉली ने दिया था, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अब इसको जरा देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या कहता है। तो देखिए ये क्या कहता है, ये थ्योरी कहती है भाई कि देखिए यहाँ पे हमने बताया, इसको ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि देखिए रूट हेयर से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हुआ, आ गया यहाँ तक, ठीक है, रूट में आ गया वाटर मिनरल, ओके, ये बात तो सबको पता है। जब रूट में आ गया ये ना, तो उसके बाद रूट प्रेशर डेवलप हुआ। तो प्रेशर डेवलप होने से कुछ जो यहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ, तो इस प्रेशर की वजह से
ये मिनरल और वाटर थोड़ा दूर तक पुश कर दिया जाता है, मतलब रूट प्रेशर एक पुशिंग फोर्स है, वो थोड़ा दूर तक इसको पुश कर, आप देखो ना, आप पानी भरोगे कहीं पे तो वो जो है पानी वहाँ से जैसे क्या होता है ना, पुशिंग फोर्स क्रिएट होता है, तो थोड़ा दूर तक तो यहाँ पे वाटर मिनरल चढ़ जाता है ऊपर, लेकिन स्टेम के एकदम लोअर स्टेम तक, उसके ऊपर तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी तो नहीं जाएगा, ये प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, रूट प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये पूरा लंबे ट्री के एकदम एरियल पार्ट तक पहुँचा दे। उसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं। तो पहला तो रूट प्रेशर ही मान के चलोगे, इंपॉर्टेंट है भाई, एसेंट ऑफ सैप में पहला जो स्टेप है वो रूट प्रेशर ही है। रूट प्रेशर इसको जो है ना थोड़ा सा ऊपर स्टेम के लिटिल हाइट तक इसको पहुंचा देता है, लेकिन उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब खींचना। रूट प्रेशर तो पुशिंग फोर्स है, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल एक पुलिंग फोर्स है, खिंचाव है। क्यों खिंचाव है? देखिए यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, पत्तियों से वाटर लॉस हो रहा है, तो जब वाटर कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है तो एक वाटर का पुलिंग फोर्स क्रिएट होगा ना, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे 3 फोर्स, कोहेसन, सरफेस टेंशन और एडेशन, 3 फोर्स बताया इन्होंने कि कोहेसन क्या होता है। आप लोग केमिस्ट्री में, जिन लोगों को केमिस्ट्री पता होगा वो कोहेसन और एडेशन जानते होंगे। सेम मॉलिक्यूल के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन को हम कोहेसन कहते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसन कहते हैं। तो कोहेसन मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ, वाटर 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 उसको अट्रैक्ट करा, उसको अट्रैक्ट करा, एक चेन ऑफ वाटर बन गई ना, चेन ऑफ वाटर बन गई तो वो ऊपर की तरफ खिंचती चली जा रही है। दूसरा है एडेशन। एडेशन का मतलब अट्रैक्शन ऑफ वाटर बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वाटर का डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन को एडेशन कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो जाइलम है भाई, जाइलम की जो ट्रैकिड है, ठीक है ना, ट्रैकिड की वॉल से भी वो वहाँ पे पानी ऑलरेडी चिपका रहता है ना, ट्रैकिड से पानी चिपका रहता है, तो वहाँ पे भी वाटर उस पर चिपकता चला जाता है, ये क्या है? एडेशन है। और सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन इन लिक्विड स्टेज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसियस स्टेज। मतलब जब वाटर लिक्विड स्टेज में उसके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू गैसियस स्टेज। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है, कोहेसन, एडहेसन और सरफेस टेंशन, ये 3 काम करते हैं। और ऊपर से क्या हो रहा है? सुनिए मेरी बात को ध्यान से, नीचे से पुशिंग फोर्स लग रहा है, रूट प्रेशर उसको ढकेल रहा है, और ऊपर से पुलिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, वाटर वहाँ से स्टोमेटा से वाटर जो है ना लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे पुलिंग फोर्स, और बीच में एक वाटर की चेन बन रही है, कोहेसन, टेंशन, एडेशन। इस तरीके से अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर और मिनरल ऊपर चढ़ते जाते हैं। इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या फिर एसेंट ऑफ सैप। इसको दिया था डिक्सन एंड जॉली ने, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब शायद आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए एसेंट ऑफ सैप का मैंने एक दिया हुआ है, इसको ध्यान समझना। फ्रॉम रूट टू लिटिल हाइट ऑफ स्टेम, रूट प्रेशर से जाता है, एक पुशिंग फोर्स है भाई ये, और फ्रॉम लोअर स्टेम टू एरियल पार्ट ट्रांसपिरेशन पुल से जाता है, ये एक पुलिंग फोर्स है। और पुलिंग फैक्टर में 3 चीज़ यहाँ पे आएंगे, एक तो कोहेसन, ठीक है, कोहेसन, और दूसरा एडेशन, और तीसरा सरफेस टेंशन। ठीक, ओके। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गट्टेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन और गट्टेशन क्या होता है? तो हम गट्टेशन किसकी वजह से हुआ है ये हमने बता दिया है। दोनों में अंतर ये है कि ट्रांसपिरेशन इन ऑल प्लांट्स होता है, ठीक है, इन ऑल प्लांट्स, चाहे वो हर्ब हो, श्रब हो, चाहे ट्री हो, हर्ब हो, श्रब हो, ट्री हो, सब में ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लेकिन गट्टेशन केवल हर्बेसियस प्लांट में होता है। यहाँ पे वाटर लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप के फॉर्म में होता है, ड्रॉप, ठीक है। यहाँ स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल सबसे वाटर लॉस हो सकता है, यहाँ पे केवल हाइडेथोट से होता है, और ये क्या है? वाटर स्टोमेटा है। ये ड्यूरिंग डे टाइम होता है, ये अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। ओस पढ़ना, ओस क्या है भाई? गट्टेशन है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की मतलब पुलिंग फोर्स की वजह से होता है, ये रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है, ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। और ह्यूमिडिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि जब कभी आप ध्यान सुना, जिस दिन में आसमान में बादल होंगे, ठीक है ना, जिस दिन आसमान में बादल होते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस दिन ट्रांसपिरेशन तो कम होगा, और उस रात ओस ज़्यादा पड़ती है। इस बात को आप देखिए, ये प्रैक्टिकली चीज़ है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं। मतलब जिस दिन जो है ना आसमान में बादल होंगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, उस दिन जो है ओस ज़्यादा पड़ती है। इसका मतलब ये है
कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, मतलब एटमॉस्फेयर में आर्द्रता थी, एटमॉस्फेयर में पानी पहले से है तो ट्रांसपिरेशन तो कम होगा ना, वाटर लॉस कम होगा। और जब वाटर लॉस कम होगा तो वही वाटर ड्रॉप के फॉर्म में लीफ की पत्तियों पे मतलब पत्तियों के सरफेस पे आ जाता है, उसी को हम कहते हैं गट्टेशन। तो ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन बट ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गट्टेशन। ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गट्टेशन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक हम लास्ट चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी हम देख लिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल कैसे होता है, फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हमने बताया कि भाई फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, वाया फ्लोएम होता है। ठीक है, एक इसके लिए भी जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्रेशर फ्लो या मास फ्लो थियरी है, जिसको मुंच ने दिया था। किसने दिया था? मुंच साइंटिस्ट थे। जैसे डिक्सन जॉली ने ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी दिया था, वैसे ही मुंच ने दिया था प्रेशर फ्लो और मास फ्लो थियरी। अब इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ समझना होगा, एक सोर्स और सिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सोर्स और सिंक। सोर्स क्या होता है? ध्यान से देखिए, पहले सोर्स सिंक समझेंगे ना तो आगे की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सोर्स होता है स्ट्रक्चर वेयर फूड सिंथेसाइज, जहाँ पे फूड की सिंथेसिस होती है उसको हम सोर्स कहते हैं। जैसे मैच्योर लीफ, नॉट यंग लीफ। यंग लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मैच्योर लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। तो सोर्स क्या है? स्ट्रक्चर वेयर फूड सिंथेसाइज, जैसे मैच्योर लीफ। और सिंक क्या है? वेयर फूड या तो स्टोर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे फूड स्टोर होता है, जैसे रूट, या फिर जिसको फूड की जरूरत होती है। जैसे न्यू लीव्स, नई पत्तियां आती हैं तो उनको फूड की जरूरत होती है। बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स वगैरह कलियां वगैरह लगती हैं तो उनको फूड की जरूरत होती है। तो सोर्स वो चीज़ है जहाँ पे फूड सिंथेसाइज होता है, और सिंक वो चीज़ है जहाँ पे या तो फूड स्टोर होता है या तो फूड की जरूरत होती है। तो सिंक ये चीज़ हो गया। सोर्स सिंक दोनों चेंज हो सकते हैं एक दूसरे में डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आगे बताऊंगी कैसे सोर्स सिंक में चेंज हो सकता है, कैसे सिंक सोर्स में चेंज हो सकता है, इसके बारे में आगे बताऊंगी। अब हम पहले देख लेते हैं फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसे। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगी और इस डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगी। ध्यान से समझना इस चीज को, एकदम अटेंटिव होके। प्रेशर फ्लो या मास फ्लो थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सपोज करिए कि ये जाइलम है, ठीक, ये जाइलम है और जाइलम में वाटर प्लस मिनरल, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट, मतलब जाइलम में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना। हमने कहा था वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक, अपवर्ड होता है। ओके, सपोज करिए ये फ्लोएम है, हम अलग बना दे रहे हैं, आप सपोज करेंगे, ठीक है। और मतलब ये लीफ है, लीफ एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लीफ है, अब जरा ध्यान से समझिए, लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ। क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है C3 साइकिल में वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बना, लेकिन ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। हम पढ़ा चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में, आपको जो हमने बायोमॉलिक्यूल का पूरा लेक्चर दिया है आपको, उसमें हमने बताया है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। अब ये ग्लूकोज पता है किस में कन्वर्ट होता है? पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। किसमें? सुक्रोज में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग या नॉन रिएक्टिव शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग। क्योंकि अगर ये ग्लूकोज के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा, इसको जहां जाना है वहां नहीं जा पाएगा, केवल खुरापात करेगा। इसीलिए ग्लूकोज पहले सुक्रोज। तो सुक्रोज जो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट शुगर जो है, ट्रांसपोर्ट शुगर सुक्रोज होता है। प्रिपरेटरी शुगर क्या है? बनता तो ग्लूकोज है लेकिन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज। अब देखो फ्लोएम का, जाइलम का जैसे मैंने बताया कंडक्टिंग पार्ट। देखो यहाँ पे जाइलम का कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? जाइलम के 4 पार्ट हैं, वेसल, एंजियोस्पर्म का फीचर है, ट्रैकीड, जाइलम ट्रैकीड, ठीक, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, या पहले हम ऐसे लिखेंगे जाइलम फाइबर, ठीक है, और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, ये दोनों जाइलम का कंडक्टिंग पार्ट होता है। क्या? कंडक्टिंग पार्ट, जिससे ट्रांसपोर्ट होता है किसका? वाटर और मिनरल का। इसको हम हेड्रोम भी कहते हैं। हमने कहा था हेड्रोम टर्म
जाइलम से संबंधित है। और जाइलम के मोस्ट ऑफ पार्ट डेड होते हैं, सारे के सारे पार्ट डेड होते हैं एक्सेप्ट पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग होता है। ओके, पैरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग होता है। इसी तरीके से फ्लोएम, मैं इसको मिटा रही हूं और बता रही हूं। जो फ्लोएम है, सुनिए ध्यान से देखना, अगर मैं फ्लोएम को क्लासिफाई कर दूं, फ्लोएम, तो फ्लोएम में क्या क्या होता है? इसके भी 4 पार्ट। एक तो सीव ट्यूब सेल, एंजियोस्पर्म का फीचर है। सीव सेल जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें? सीव ट्यूब सेल की जगह पे जिम्नोस्पर्म में सीव सेल पाया जाता है। फिर कॉम्पेनियन सेल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में इसकी जगह एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाता है। एल्ब्यूमिनस, ठीक। फिर फ्लोएम फाइबर, ठीक, और फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, या मैं ऐसे कह दूं फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, 4 पार्ट है। देखो ये दोनों मिला के इसका कंडक्टिंग पार्ट होता है। क्या? कंडक्टिंग पार्ट, जिससे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और इसको हम लेप्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्टोम। तो फ्लोएम से लेप्टोम है। और देखिए फ्लोएम का मोस्ट ऑफ पार्ट लिविंग होता है एक्सेप्ट फाइबर डेड होता है। तो जाइलम का मोस्ट ऑफ पार्ट डेड होता है एक्सेप्ट पैरेन्काइमा, लेकिन फ्लोएम का मोस्ट ऑफ पार्ट लिविंग होता है एक्सेप्ट फाइबर। और फ्लोएम का कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन है भाई? सीव ट्यूब सेल और सीव कॉम्पेनियन सेल। सीव ट्यूब सेल की जगह जिम्नोस्पर्म में सीव सेल होते हैं, ठीक है, और कॉम्पेनियन सेल की जगह जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं। ओके, सीव प्लेट, सीव पोर, ये सब हम आगे आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब देखिए लीफ में यहां पे आ जाइए। पहले आपका है कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, फिर सीव ट्यूब सेल। इसमें सुक्रोज की लोडिंग होती है। सुक्रोज की लोडिंग, जब यहाँ पे सुक्रोज आता है तो इसको हम कहते हैं लोडिंग। जब फूड यहाँ पे लोड हुआ आया तो इसको हम कहते हैं लोडिंग, और लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। जब यहाँ पे फूड आ गया ना, देखो यहाँ पे फूड आ गया, आप ध्यान देना, जब यहाँ पे फूड आ गया, सुक्रोज आ गया, तो आप बताओ यहाँ का वाटर पोटेंशियल तो घट जाएगा ना, क्योंकि फूड आया भाई, सोल्यूट आया है, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल घट गया, क्योंकि ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। जब यहाँ वाटर पोटेंशियल घटा तो जाइलम में वाटर तो ज़्यादा है, तो यहाँ से वाटर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से वाटर यहाँ आ जाएगा, जाइलम से वाटर यहाँ आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। और जब यहाँ पे वाटर आ गया तो सपोज करो कि ये फूड जाना है आपके रूट में। किस में जाना है? रूट में जाना है। तो ये जो लीफ है इस टाइम सोर्स है, लीफ क्या है? सोर्स है। और जो रूट है वो क्या है? सिंक है। रूट को फूड स्टोर करना है तो वो सिंक है। ध्यान से समझना। अब ये लोडिंग हुआ, यहाँ आया फूड, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल घट गया, तो वाटर यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमने कहा था प्रेशर जब बढ़ जाता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज़ें आती हैं, और मास में आती हैं, बल्क में आती हैं, ठीक है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मैंने कहा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मास फ्लो होता है, बल्क होता है, और ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, हाई प्रेशर से लो। तो जैसे जाइलम में वाटर मिनरल आया था तो वहाँ पे रूट प्रेशर बढ़ गया था, तो ऊपर गई थी चीज़ें ना। इसी तरीके से फ्लोएम में फूड और वाटर मिलके वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो और रूट की तरफ प्रेशर क्या है? यहाँ पे प्रेशर कम है भैया, यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है। अब चीजें यहाँ पे बल्क में आएंगी, मास फ्लो होगा, ठीक है, मास फ्लो, इसी को प्रेशर फ्लो या मास फ्लो कहते हैं। और जब यहाँ पे फूड और वाटर दोनों आ गया, तो फूड चला गया रूट में। किस में चला गया? रूट में। इसको हम लोग कहते हैं अनलोडिंग। अब क्या हुआ? ये अनलोडिंग हो गया, और अनलोडिंग भी एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस। अनलोडिंग भी एक एक्टिव। जब यहाँ पे फूड इसमें चला गया रूट में, ध्यान देना, तो फिर यहाँ वाटर बचा, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ बढ़ा हुआ है, वाटर फिर वापस आ जाएगा जाइलम में, क्योंकि वाटर का काम तो फ्लोएम में है नहीं, वाटर फिर वापस आ जाएगा जाइलम में। तो यही है मास फ्लो, प्रेशर फ्लो। एक बार इसको ध्यान से समझिए, वीडियो को बैक करके पॉज करके देखिए एकदम अच्छे से, ठीक है ना, समझिए। यही है मास फ्लो या प्रेशर फ्लो। लेकिन आप कहोगे ये तो यूनिडायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन अभी मैंने कहा था सोर्स सिंक चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। अब जरा समझना, जैसे मान लो अब पतझड़ आ गया, पतझड़ आया तो पत्तियां झड़ गई, उसके बाद अब स्प्रिंग आया तो न्यू लीफ बनना शुरू हुई। जब नई पत्तियां बनेंगी तो पत्तियां तो ऊपर बनेंगी,
पत्तियां ऊपर बनेंगी ना, ठीक है। अब क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी? नहीं, तो इनको फूड की जरूरत होगी। अब पत्तियों को फूड की जरूरत है तो ये सिंक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भैया? ये सिंक हो जाएंगी। और रूट जो पहले सिंक था वो फूड यहां से यहां देगा तो ये सोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। तो सोर्स और सिंक सीजन पे डिपेंड करता है। जो कभी सोर्स था वो कभी सिंक हो जाएगा, जो कभी सिंक था वो कभी सोर्स हो जाएगा। यही है, सोर्स और सिंक जो है ना वो वेरिएबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो इसको एक बार आप जो है देख लीजिए और पॉज करके वीडियो आप इसको एकदम समझ लीजिए। लोडिंग, अनलोडिंग, और किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में होता है। और जब सुक्रोज यहाँ आ जाएगा तो फिर वो ग्लूकोज में टूटेगा और फिर ये उसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में रूट में स्टोर हो जाता है। अब एक और चीज़ हमने पढ़ाना है आपको, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि एक साइंटिस्ट थे हर्टिग और मालपिघी, दो साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या करते हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के बार्क को फ्लोएम तक कट कर देते हैं। कहाँ तक? फ्लोएम तक कट कर देते हैं। और जब फ्लोएम, मेरी बात को बस ऐसे सुनना, जब फ्लोएम तक कट कर देते हैं इसको, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ दिन के बाद जहां वो रिंग बनाया गया है, फ्लोएम तक कट किया गया है, उसके ऊपर का जो है ना वो स्वेल कर जाता है। ऊपर की बार्क स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। तो ये डिनोट करता है कि भैया ऊपर से फूड आ रहा है लेकिन नीचे नहीं जा पा रहा है क्योंकि फ्लोएम कट चुका है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि फ्लोएम जो है वो डाउनवर्ड उसका जो है ना फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। इतना बात याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकॉट में नहीं हो सकता। मोनोकॉट में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया जा सकता क्योंकि मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट में लिख लेना, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकॉट में नहीं हो सकता। और कहाँ नहीं हो सकता? कुकुरबिटेसी में नहीं हो सकता। कुकुरबिटेसी में इसलिए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वहां पे बाइकोलेटरल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। बाइकोलेटरल का मतलब फ्लोएम बाहर भी है, फ्लोएम फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम अंदर भी है ना। तो बाइकोलेटरल टाइप का है, इसलिए कुकुरबिटेसी में भी नहीं हो सकता और मोनोकॉट में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। आप इसको बहुत अच्छे से, और ट्रांसपोर्ट खत्म, 2 घंटे आपको ट्रांसपोर्ट को देना है और ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं। तो मैंने जहाँ से पढ़ाया मैं सबका PDF अभी आपको ऐप पे दे दूंगी, सारा PDF आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है ना एकदम फोड़ के आइएगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ कि बहुत बच्चों को टेंशन हो रही होगी। पूरा प्लांट हम लोगों ने कवर कर लिया है, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरेटो, जिम्नो, लाइकेन, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग पूरी साइटोलॉजी पढ़ चुके हैं, सेल का पूरा लेक्चर, फिर पूरा सेल डिवीज़न पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हमने कल क्या पढ़ाया था, कल मुझे याद नहीं आ रहा, सेल डिवीज़न ही शायद मैंने पढ़ाया था। उसके बाद हम लोग जो है अभी ये पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट पूरा कर चुके हैं। तो अब ऐसे ही आगे और भी ढेर सारे, जैसे फोटोसिंथेसिस, बायोमॉलिक्यूल पूरा हम लोग खत्म कर चुके हैं, है ना। पूरा का पूरा बायोमॉलिक्यूल हम लोग खत्म कर चुके हैं और सारे एकदम पूरा का पूरा मैटर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टेंशन हो कि हाँ अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जो नोट्स मैं दे रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बस वही पढ़िए आप लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और आगे आप लोग एकदम अटेंटिव रहिए, टेंशन फ्री रहिए। और LT का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करिए। बाकी LT का सिलेबस भी मैं आप लोगों को वहाँ पे डिस्कस कर दूंगी YouTube पे। और थैंक यू, पढ़ते रहिए।